गाइस, माई सेल्फ मौलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रैपिड रिवीजन सीरीज, जिस सीरीज में हम लोग पूरे माइक्रोबायोलॉजी जो सिलेबस है उसको 25 आवर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। खैर 25 आवर्स से बहुत कम टाइम में करेंगे, पर अगर आपने कोई लेक्चर दोबारा देखा या फिर 3 बार देखा, उसके लिए मैं सेफ साइड 25 आवर्स बता रही हूँ। और अगर आप सभी ये लेक्चर्स 2x पे देखते हैं तो आपका 10 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस सीरीज में मैंने क्वेस्ट में से, अचीवर में से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट किया है, और इसके अलावा नीट पीजी के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड किया है। इसके अलावा डॉक्टर ममता जवा मैम एंड डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम के लेक्चर्स से बहुत सारे पार्ट्स लिए हैं, क्योंकि मैंने इन सारे रिसोर्सेज से पढ़ाई की थी, तो मैं आप सभी के लिए इन सभी रिसोर्सेज का क्रिस्प लाई हूँ एक साथ, जिससे कि आप ये लेक्चर देखेंगे। आपको क्या करना है, आप ये लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आप टेलीग्राम से जाके मेरा ये जो लेक्चर का पीडीएफ है उसे डाउनलोड करके उसे 2 बार पढ़ेंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो इस टॉपिक के रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यूज कहें हम, वो देख सकते हैं। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोल रही हूँ वैसे ही करना है। चलो अभी शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 है। पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग 3 वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारे बैक्टीरियल जो डिजीजेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेनिंजाइटिस के बारे में। अब मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाना चाहती हूँ कि मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, सेरिब्राइटिस और सेरिब्रल एब्सिस चारों में क्या डिफरेंस होता है। देखो क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा ब्रेन है, मान लो कि ये हमारा ब्रेन का फंक्शनल डायग्राम है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का जो लेयर है, ये कौन सा है, पाया मैटर। उसके बाद ये पिंक कलर का है एराक्नोइड मैटर, और बाहर का ये ब्लू कलर का है ड्यूरा मैटर। ठीक है, अब ये पाया और एराक्नोइड मैटर के बीच में ये जो पीले रंग का है, ये है सीएसएफ। इतना सभी को पता है फंक्शनल एनाटॉमी। देखो अब क्या होता है, ये जो मेनिंजेस के अंदर वाले 2 लेयर्स होते हैं, ये वाला ग्रीन वाला और पिंक वाला, इन्हें मिला के कहा जाता है लेप्टोमेनिंजेस, यानी कि पाया मैटर एंड एराक्नोइड मैटर को एक साथ लेप्टोमेनिंजेस कहा जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया आके इस लेप्टोमेनिंजेस में इन्फेक्शन करे, इन्फ्लेमेशन करे, तो हम उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस, याद रहेगा। और अभी हमें पढ़ना है एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस क्या होता है, ये जो ब्रेन पैरेन्काइमा है, यहाँ पे कहीं पे आके अगर कोई बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन करे, इन्फेक्शन करे, तो हम उसको कहते हैं एन्सेफेलाइटिस। यानी कि मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस दोनों ही डिफ्यूज प्रॉब्लम है। डिफ्यूज प्रॉब्लम बोले तो पूरे में फैला हुआ होता है, ठीक है, लोकल नहीं होता। अब अगर हम बात करें सेरिब्राइटिस एंड सेरिब्रल एब्सिस के बारे में, तो अगर कहीं पे ब्रेन पैरेन्काइमा में थोड़ी सी जगह में ऐसे इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हो, तो हम उसे कहेंगे सेरिब्राइटिस, अगर वो कैप्सुलेटेड ना हो। और अगर वो वही इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्टेड पार्ट कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट हो, तो हम उसे कहेंगे सेरिब्रल एब्सिस। कितना आसान है, फटाफट से बोलो। मेनिंजाइटिस कौन सा होता है, अगर लेप्टोमेनिंजेस यानी कि पाया मैटर और एराक्नोइड मैटर में अगर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो, तो उसे हम लोग कहेंगे मेनिंजाइटिस। अगर ये डूरा मैटर में भी एक और मेनिंजाइटिस हो सकता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। और अगर ब्रेन पैरेन्काइमा में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन डिफ्यूजली होता है, तो हम उसे कहेंगे एन्सेफेलाइटिस। अभी सेरिब्रल एब्सिस क्या होता है, अगर लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा और वो कैप्सुलेटेड होगा तो सेरिब्रल एब्सिस बोलेंगे, और सेरिब्राइटिस बोलेंगे अगर लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा और वो कैप्सुलेटेड ना होगा तो लेप्टोमेनिंजेस का होता है मेनिंजाइटिस। और अगर ये डूरा मैटर में मेनिंजाइटिस होता है, जो कि थोड़ा रेयर होता है, तो हम उसे कहते हैं पैकीमेनिंजाइटिस। अगर आपको ऐड करना हो अपने नोट्स पे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेनिंजाइटिस पढ़ने से पहले रूट्स ऑफ स्प्रेड पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैथोजेनेसिस उतना डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो हमारे पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो से ज्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लैब डायग्नोसिस पे ही ज्यादा फोकस करवाया है। ऐसे लैब डायग्नोसिस याद करवाऊंगी कि तुम भूल के दिखा देना। देखो चलो अब ये मेनिंजाइटिस का थोड़ा बहुत रूट ऑफ स्प्रेड अगर हम पढ़ ले तो हमें हेल्प होगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले तो मेनिंजाइटिस डायरेक्टली इम्प्लांट हो सकता है ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि अगर सर पे कोई चोट पहुंची और डायरेक्टली माइक्रोब आके मेनिंजाइटिस कर सकता है। कहाँ पे करता है, लेप्टोमेनिंजेस या फिर पाया एंड एराक्नोइड मैटर में। चलो अब एक और हो सकता है रेट्रोग्रेड मूवमेंट, ये होता है रेबीज वायरस में। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैसे होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये वायरस ट्रैवल करता है। कैसे करता है, ये मैं लेक्चर में आपको आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। एक और होता है नेबरिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि वर्टिब्रा में कोई इन्फेक्शन होगा, यानी कि ऑस्टियोटाइटिस मीडिया या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस, या फिर टूथ में कोई एब्सेस हो गया, तो वहां से ब्रेन में जा सकता है। ठीक है, और एक होता है हेमाटोजिनस स्प्रेड। कैसे, अगर सोचिए कि आपके नोज के अराउंड कोई रैश हुआ या फिर कोई बॉयल हुआ, तो अगर आप उस बॉयल को या फिर पिंपल को ऐसे नोचेंगे या फिर ऐसे करके हाथ लगाएंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो रैश है उसमें उसके अंदर जो पस है और जो माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया है, वो हो सकता है कि फेशियल वेन के थ्रू ब्रेन तक जाए। कैसे जा सकते हैं, देखो फेशियल वेन्स, ऐसे डीप जो फेशियल वेन्स होते हैं वो एमिसरी वेन्स है। ये एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। तो फेस में क्या होता है,
ऐसे नोज से कुछ वेन्स डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये डीप फेशियल वेन्स होते हैं और ये एमिसरी वेन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वन साइडेड वेन्स नहीं होते, ये बोथ साइड से खुलते हैं। अभी ये जो वेन्स है, यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से ब्रेन तक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, यहाँ से माइक्रोव या फिर पल्स आपके ब्रेन में जा सकता है और मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। याद रहेगा? ठीक है। अभी देखो, अगर ये रेट्रोग्रेड वे में हुआ, अगर ये वेन्स के द्वारा हुआ तो ये फेशियल वेन्स के द्वारा हो सकता है। अगर ये आर्टरी के द्वारा हुआ तो हमारे ब्रोंकस में, यानी कि जो हमारा ब्रोंकस नहीं, सॉरी, हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं ना, इसे जूम करके अगर देखोगे तो एल्वियोलर जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा थिन होता है और इसके बाहर होता है एल्वियोलर कैपिलरी, और एल्वियोलर कैपिलरी के थ्रू ये आर्टेरियल सिस्टम में भी आ सकता है अगर इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर हो तो अगर आर्टेरी से इन्फेक्शन ब्रेन तक आता है तो वो न्यूमोनिया ही होता है जनरली, और अगर वेन के द्वारा आता है तो फेशियल वेन की मदद से ही ऑर्गेनिज्म आता है। अब अलग कुछ और कॉजेज हो सकते हैं, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नीट पीजी का कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया है। एक नंबर होता है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट। ये एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे वेंट्रिकल का प्रेशर रिलीज करने के लिए ब्रेन के वेंट्रिकल से पेरिटोनियम तक एक बाईपास ट्यूब बिठाते हैं डॉक्टर्स, जिसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स कंप्लीट होते हैं। ये आप शायद सर्जरी में पढ़ोगे बाद में। पर एक और होता है जो आपने अभी पढ़ा है, विच इज लंबर पंक्चर। आपको बस ये नाम याद रखने हैं, लंबर पंक्चर एंड वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट। ये दोनों प्रोसेस में अगर कोई एसेप्टिक मेजर सही से नहीं लिया जाए, सही से वो क्लीन करके स्टेरिलाइज करके यूज ना किया जाए, तो इन दोनों के द्वारा भी मेनिंजाइटिस का ऑर्गेनिजम्स आपके ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। इन्हें कहा जाता है iatrogenic कॉज। याद रहेगा? अभी ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अभी देखो लेक्चर एक्चुअली शुरू यहाँ से हुआ है, विच इज टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। अब इसमें 3 टाइप्स हमें पढ़ना है। एक है एक्यूट पायोजेनिक विच इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक होता है एक्यूट एसिप्टिक, ये एसिप्टिक एक मिसनोमर है, ये होता है वायरल, और एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक यानी कि 3 टाइप यहाँ पे होते हैं। एक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, यानी कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो कि टीबी के लेटर कॉम्प्लिकेशन में आता है, और एक होता है स्पाइरोकीटल, मानी कि सिफिलिस के, टर्शियरी सिफिलिस के टाइम पे ये मेनिंजाइटिस दिखता है कभी कभार, और एक और होता है विच इज क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस। ये जनरली दिखता है एचआईवी पेशेंट्स में। ये सभी आपको पता होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट इग्नोर, अभी ये वाला जो पार्ट है इग्नोर करो, इसको पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हम लोग मेनली इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म 4 अलग अलग एज ग्रुप में 4 अलग अलग हो सकता है। कैसे होता है? नियोनेट्स में एक ट्रिक के द्वारा आपको याद रखना है, विच इज बेल। जब बच्चा पैदा होता है तब बहुत सारी मतलब बेल्स वगैरह बजते रहते हैं, बहुत सुंदर सा म्यूजिक है, ऐसे करके याद रखो कि ये बेल, BEL, बी फॉर स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी यानी कि एगैलेक्सिया, ई फॉर इकोलाई, एल फॉर लिस्टेरिया। अब दीदी याद कैसे रखे? देखो पहले 2 ऑर्गेनिजम्स तुम आसानी से याद रख सकते हो। क्यों? नियोनेट्स किन बच्चों को कहा जाता है? जन्म के बाद से 1 महीने तक की उम्र तक बच्चों को नियोनेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन बच्चों में मेनिंजाइटिस कैसे होगा? जब बच्चे का डिलीवरी नॉर्मली होगा तो जो बर्थ कैनाल है मदर का, वहां का जो बैक्टीरिया है वो मेनिंजाइटिस कर सकता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी बहुत सारे महिलाओं के वजाइना में नॉर्मल कमेंसल की तरह रहता है, और ई फॉर यानी और ई कोलाई ये भी वहां पे रहता है, इतना पता है। अब दीदी लिस्टेरिया कैसे हो सकता है? देखो कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी हो और वो प्रेग्नेंट लेडी अगर अपने प्रेगनेंसी के दौरान पे कोई भी अनपैस्चराइज्ड मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करती है, तो उस अनपैस्चराइज्ड मिल्क में अगर लिस्टेरिया का कॉन्टामिनेशन होगा, जो कि जनरली अनपैस्चराइज्ड मिल्क में लिस्टेरिया का होता ही है, तो वो उसके पेट में जाएगा, पेट से वो कोलॉन में जाएगा, और कोलॉन से वो रेक्टम के थ्रू एनस से बाहर आएगा। एनस और पेरिनियम पार्ट में ये ऑर्गेनिजम्स अगर रहेगा तो फिर जब बच्चे का डिलीवरी होगा तो वहां से ये बच्चे में मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। ये याद रहेगा, बर्थ कैनाल के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में ये सारे बैक्टीरिया होते हैं। एक और होता है इन्फेंट्स में, विच इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कैसे याद रखोगे? इन्फेंट्स इन्फ्लुएंजा हो गया यार। अब इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी है, विच इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बाइवेलेंट वैक्सीन, HIV, ऐसे याद रखना है। और एक और है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया रट लो, 5 बार लिख लो, पर इसे याद रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एवरी एज ग्रुप। अब इसके साथ एक और एग्जांपल आता है, विच इज मेनिंगोकोकाई। अब ये जो मेनिंगोकोकाई है ये सारे एजेस में कर सकता है, बट जनरली इन्फेंट्स एंड यंग एडल्ट्स में ज्यादा करता है। अब मेनिंगोकोकाई यंग एडल्ट्स में ज्यादा करता है, मैंने बताया। इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी है जो कि पेंटावेलेंट है, यानी कि 5 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, विच इज ACYW135। ये 5 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और एक और आपको कैटेगरी पढ़ना पड़ेगा, विच इज एजिड इंडिविजुअल्स, जो कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनमें अगर मेनिंजाइटिस होगा तो स्ट्रेप न्यूमोनिया तो होगा ही, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉज होता है मेनिंजाइटिस का इन एवरी एज ग्रुप। आपको अगर बोला जाए कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस या फिर एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, आपको ऑप्शन में अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया दिखे तो उसे ही टिक करना है, मेनिंजाइटिस को नहीं। ये बात याद रख लो, कान खोल के सुन लो, सोए हो तो जग जाओ। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि नियोनेट्स में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज क्या होता है, तो आपको लिखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्सी। कितना आसान है। सबसे अगर सारे एज ग्रुप में ओवरऑल पूछे तो आपको बोलना है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और अगर नियोनेट्स में पूछे तो आपको बोलना है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी।
सिंपल है ना। और एजेड में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के साथ एक और होता है विच इज लिस्टेरिया। अभी देखो नियोनेट्स और इन्फेंट्स में एक और ऑर्गेनिज्म होता है विच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आप फिर भी याद रख लो, विच इज क्लेप्शिला। ठीक है, क्लेप्शिला न्यूमोनिया वही वाला बात है, न्यूमोनिया से आर्टेरियल पाथवे आपको हेमाटोजेनस स्प्रेड से ब्रेन में जाएगा, इसीलिए मैंने पहले मोड्स ऑफ स्प्रेड पढ़ा है। ठीक है, अभी ये स्लाइड देखो, मैंने जो बोला स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्सिया या फिर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस। इसके साथ और याद रख लो नियोनेटस न्यूमोनिया और नियोनेटल सेप्टिसेमिया, याद रहेगा। ये तीनों एक साथ याद रखना है, अभी पॉज करके 3 बार लिखो या फिर दोबारा से देखो, याद हो जाएगा। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस ओवरऑल, याद हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पार्ट है इसे मैंने एक्स्ट्रा करके बनाया है ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई क्लिनिकल सिनेरियो का क्वेश्चन आए तो आप इन सभी पॉइंट्स को देख के आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं हमको याद नहीं रहता ना, इतने सारे डिजीज पढ़ के जाते हैं, इतने सारे सिम्टम्स है, सब कुछ मतलब एक जैसा लगता है। तो आपको इनमें भी ये फीवर, ड्राउजीनेस, ये तो बहुत सारे डिजीज में होता है, वॉमिटिंग भी बहुत सारे डिजीज में होता है, पर आपको ये दो सबसे ज्यादा याद रखने हैं, एक इरिटेबिलिटी और एक फोटोफोबिया। ये दोनों अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपको समझ लेना है कि ये सीएनएस का ही कोई प्रॉब्लम है, मोस्ट प्रोबेबली ये मेनिंजाइटिस हो सकता है। पर क्यों हर वक्त ये मेनिंजाइटिस नहीं होता, ये भी एक रीजन है। आपको लैब का जो रिपोर्ट है या फिर पेशेंट का और कुछ डिटेल्स होगा तो उसे देखना पड़ेगा। अगर पेशेंट का कोई डॉग बाइट हिस्ट्री है तो ये रेबीज की तरफ जाएगा, अगर पेशेंट का कोई एक्सीडेंट का हिस्ट्री है तो ये टिटेनस की तरफ जाएगा, पर अगर ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, फोटोफोबिया फिर भी है, तो मेनिंजाइटिस की तरफ आपको सोचना है। ठीक है, अभी देखो, अभी मेन पार्ट आ गया है माइक्रोबायोलॉजी का, विच इज लैब डायग्नोसिस। अब लैब डायग्नोसिस में हमें क्या करना है, मेरी तरफ देखो। पहले हमारे पास कोई पेशेंट आता है, लैब डायग्नोसिस सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता रही हूँ, सुनेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। पहली बात, लैब डायग्नोसिस के टाइम हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट ने अपने सिम्टम्स बताए, तो हम पहले क्या करते हैं, पेशेंट से कुछ सैंपल्स लेते हैं। पेशेंट ने बोला कि मेरे नेक रिजिडिटी हो रहा है, या फिर सर में डिजीनेस हो रहा है, या फिर फोटोफोबिया हो रहा है और इरिटेबिलिटी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का सैंपल लेंगे। कौन से सैंपल लेंगे, उसका थोड़ा ब्लड लेंगे, उसका सीएसएफ सैंपल लेंगे और थोड़ा सा यूरिन कल्चर करेंगे। क्यों करेंगे, सीएसएफ को हमें स्टडी करना है कि अगर मेनिंजाइटिस हुआ कौन सा मेनिंजाइटिस है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना है। और ब्लड लेंगे एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, यूरिन भी लेंगे एंटीजन के लिए। ऐसे हमें फर्स्टली पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करना है। पेशेंट के सैंपल को कलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग पेशेंट के घर से करते हैं या फिर पेशेंट ओपीडी में आता है और उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं और वहां से लेबोरेटरी तक हम लोग ये सैंपल ले जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे एक टाइम होगा, उसमें हम क्या करना है वो उसे हमें लिखना है। उसके बाद उस सैंपल को जाके हमको कैसे कैसे टेस्ट करना है ये भी हमें याद रखना है, और सैंपल के टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे ट्रीटमेंट देना है ये भी हमें याद करना है। तो सीक्वेंस पता चला, पेशेंट आया, हमने सैंपल लिया, सैंपल को ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करने के बाद वेरियस टेस्ट किए, वो ऑटोमेटेड भी हो सकता है, ऐसे लैब टेस्ट भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपी में भी हो सकता है, और इसके अलावा जो टेस्ट का रिजल्ट है उसके बेसिस पे हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया। एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा फल्मिनेंट डिजीज होते हैं, तो पेशेंट आते ही डॉक्टर्स लोग इतने एक्सपीरियंस तो हो जाते हैं कि देखते ही पहले एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद लैब रिपोर्ट्स आने के बाद जो जब ऑर्गेनिज्म का पता चलता है तो एकदम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट चालू करते हैं। ये लैब डायग्नोसिस बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, यानी जूनियर्स बोलते हैं कि हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, ये तुम्हारा बेसिस है, ये इसी से तुम डॉक्टर बनते हो। कोई पेशेंट तुम्हारे पास आएगा और मुझसे तुमसे कहेगा कि मुझे ये सिम्टम्स है, तो तुम टेस्ट करने दोगे ना, तो ये तो वही है, यही तो लैब डायग्नोसिस है। वो जो तुम टेस्ट करवाते हो और रिपोर्ट देख के ट्रीटमेंट करते हो, यही तो कर रहे हैं हम। तो इसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब तक हमें किसी चीज को सीखने की जरूरत समझ ना आए तब तक हम वो नहीं पढ़ते। अब तुम्हें समझ आ गया कि ये लैब डायग्नोसिस क्यों जरूरी है, अब पढ़ो। तो पहले हम लोग सीएसएफ कलेक्ट करेंगे। कैसे कलेक्ट करेंगे आपको पता है, लंबर पंक्चर से, और इसे हम लोग कलेक्ट करेंगे 3 कंटेनर्स में। क्यों, क्योंकि एक कंटेनर में हम लोग सेल काउंट चेक करेंगे, एक कंटेनर में हम लोग बायोकेमिकल एनालिसिस यानी कि इम्ब्रिक रिएक्शन, याद आ रहा है, इंडोल मिथाइड्रेट बॉक्स प्रोस्का टेस्ट, VI एंड C फॉर सिट्रेट एनालिसिस, ऐसे ही कैटालेस कोएगुलेस बहुत सारे टेस्ट करेंगे कि हमें बैक्टीरिया को ढूंढना है। ये तो एक रिडल जैसा है कि ये भी हो सकता है, 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 तो हमें सीक्वेंस में जाके पता करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसे हमें मारना है। इसके बाद हम लोग बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करेंगे विच इज अंडर माइक्रोस्कोप। तो अभी सीएसएफ तो कलेक्ट कर लिया, अब मैंने क्या कहा, ट्रांसपोर्ट करना है लैब तक। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो सैंपल खराब हो सकता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको फ्रीजर में रख के ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई सब्जी घर पे हो और आप फ्रिज में ना रखे तो कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है ना, तो ये तो सीएसएफ है, एकदम लिक्विड सा है, ये तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। पर आपको यही बात याद रखनी है कि सीएसएफ के ट्रांसपोर्ट के दौरान इसको रेफ्रिजरेट नहीं करते, क्योंकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी मर जाएगा, और अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी मर जाएगा तो तुम क्या खा के एनालिसिस करोगे, अगर बैक्टीरिया ही नहीं तुम्हें मिला तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। अब दीदी आप मुझे बताओ कि हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी मर गया तो क्या हुआ, हम तो ग्राम स्टेनिंग में ऐसे देख सकते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हाँ,
पर क्या तुम ग्राम स्टेन में इतना ज्यादा क्लियरली देख सकते हो कि वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है या फिर कुछ और? क्योंकि ग्राम स्टेन में तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव दिखता है। आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो बायोकेमिकल टेस्ट देता है, ये जिस आगार में ग्रो करता है यानी कि चॉकलेट आगार में, तो इन सभी चीजों को आपको तो इसके लिविंग स्टेट में ये रिएक्शन करेगा ना, तो आपको इसे लिविंग रखना है, इसीलिए आप रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते। और अगर ये वायरल मेनिंजाइटिस है जो कि आपको सिम्टम देख के पता चलेगा, तो आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको ट्रांसपोर्ट कीजिए। सिंपल, बहुत आसान है। ट्रांसपोर्ट मीडिया आप यूज कर सकते हैं कैरी ब्लेयर मीडिया, ये मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आपको ये पता है, नहीं पता तो लिख लो, कैरी ब्लेयर मीडिया इज द यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मीडिया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सीएसएफ को एनालिसिस करके हमें पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वायरल है या फिर क्रॉनिक है। देखो, अब पहले हमें ये वाले पॉइंट देख लो, पैरामीटर्स एक्यूट, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा नंबर आएगा, ठीक है। एज इट इज इस चार्ट को उठा के लिख देना है। देखो पैरामीटर्स एक्यूट, पैथोजेनिक, वायरल, क्रॉनिक। अब पहला पैरामीटर है ग्लूकोज, हमको ग्लूकोज को पहले लिखना है, और इसके लिए मैंने ये पीले पीले में जो लिखा है ये सारे मैंने ट्रिक्स दे दी है ताकि आपको आसानी से ये चार्ट याद हो। कैसे? अब ये ग्लूकोज को हम समझेंगे बैक्टीरिया के फूड की तरह, कि बैक्टीरिया का खाना है ये शुगर, यानी कि ये चीनी, ग्लूकोज, ठीक है। चीनी वैसे सुक्रोज होता है, पता है मुझे, कमेंट में दौड़ते हुए बताना, पर ये हम लोग ऐसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि ये बैक्टीरिया का चीनी है, तो बैक्टीरिया ज्यादा ग्लूकोज खाएगा, तो एक्यूट पैथोजेनिक में तो ज्यादा ग्लूकोज का अमाउंट डिक्रीज होगा ना सीएसएफ में। वायरल में नॉर्मल रहेगा क्योंकि वायरल तो ग्लूकोज नहीं, वायरस तो ग्लूकोज नहीं कहता खाता। अभी क्रॉनिक में भी ये थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, और क्या था बोलो, सिफिलिस का था, और एक और था एचआईवी पेशेंट में क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। देखा कितना आसान है। तो अभी ये क्रॉनिक वाला ग्लूकोज नहीं खाता, ये क्या खाता है? क्लोराइड खाता है। इसीलिए देखो क्लोराइड, सी फॉर क्रॉनिक, सी फॉर क्लोराइड खाता है, इसीलिए क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन इसमें सबसे ज्यादा गिरता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो खा ले रहा है। और इसी में एक्यूट पैथोजेनिक में क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं गिरता। आप ये वाला प्रोटीन वाला पार्ट इग्नोर करो और देखो ग्लूकोज और क्लोराइड का एकदम ऑपोजिट है। ये वाला नॉर्मल है, ये वाला इसमें सबसे कम है, ये वाला इसमें सबसे कम है, और ये वाला इसमें थोड़ा कम है, ये वाला इसमें थोड़ा कम है। याद रहेगा, सिंपल है। चलो अभी प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि मैंने इसको ऐसे याद कराने की कोशिश की है कि पार्टिकल समझ लो। पार्टिकल यानी कि बैक्टीरिया तो एक प्रोटीन पार्टिकल ही होता है, और ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, सब कुछ ही तो छोटा छोटा ऐसे उनमें प्रोटीन होता है। क्यों होता है? एंजाइम्स होते हैं वगैरह, सब कुछ ही तो प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन पार्टिकल है एक्यूट पैथोजेनिक में तो बढ़ेगा, वायरल में भी बढ़ेगा और क्रॉनिक में भी बढ़ेगा, सिंपल है। इसके अलावा प्रीडोमिनेंट सेल, आपके पैथोलॉजी के नॉलेज से आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले दौड़ते हुए बैक्टीरिया को खाने आते हैं। वायरस के केस में वो लिम्फोसाइट होते हैं, और ये जो क्रॉनिक वाला है यानी कि माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस और इसके साथ क्रिप्टोकोकस इन एचआईवी पेशेंट, इनमें भी लिम्फोसाइट्स ही आते हैं। जब जितनी बार मैं रिपीट कर रही हूँ मेरे साथ रिपीट करो, ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी याद होगा। माइक्रोबायोलॉजी में तुम खुद अकेले से पढ़ के नहीं कर सकते, एक्टिव रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट याद हो गया, इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना है या फिर रिवर्स करके दोबारा से देखना है। इसके बाद हमको क्या करना है, सीएसएफ एनालिसिस हो गया। सीएसएफ के लिए हमें 3 स्टेराइल ट्यूब्स देने थे, पता है ना। एक ट्यूब में हमें सेल काउंट करना था, ये वाले जो सेल काउंट्स है ये करने थे। एक ट्यूब में हमको बैक्टीरिया का बायोकेमिकल रिएक्शन टेस्ट करना था, और एक और जो ट्यूब था उससे हमने ग्राम स्टेनिंग यानी कि बैक्टीरिया का जो मॉर्फोलॉजी है उसे स्टडी करना था। अगर ग्राम स्टेनिंग के मॉर्फोलॉजी में आपको ग्राम पॉजिटिव कॉक्काई दिखे शॉर्ट चेन में, यानी कि एक, ये देखो मैंने बनाया है, ये देखो, देख रहे हो, ऐसे अगर शॉर्ट चेन में ग्राम पॉजिटिव कॉक्काई आपको दिखे तो ये होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। मैंने कहा क्या कहा था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैथोजेनिक मेनिंजाइटिस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ग्रुप, सिर्फ नियोनेट्स को छोड़ के। नियोनेट्स में क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्सिया या फिर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। एक और होता है ग्राम पॉजिटिव लैंसोलेट डिप्लोकोकाई, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्सिया व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस एंड नियोनेटल सेप्टिसेमिया एंड नियोनेटल कौन सा वाला था, देखो जल्दी से देखो, नियोनेटल मेनिंजाइटिस, नियोनेटल सेप्टिसेमिया, और ये वाला कौन सा है, नियोनेटल न्यूमोनिया। ये मैंने आपको बताया था, इसे याद रखना है। चलो अब आगे देखते हैं। एक और आपको बैक्टीरिया दिखे ग्राम नेगेटिव बीन शेप डिप्लोकोकाई, ऐसे एक कैप्सूल होगा, इसके अंदर बीन शेप का बैक्टीरिया होगा। अब कैप्सूल होगा कि नहीं होगा, नीसेरिया मेनिंजाइटिस में कैप्सूल होता है या फिर नीसेरिया गोनोरी में होता है, कैसे याद रखिए दीदी, कैसे याद रखिए, याद नहीं होता, सिंपल है। हमारे गले में जो ऐसे जो फेरेंजियल पार्ट है यहाँ पे कुछ सीलियास होते हैं, तो जब ये नीसेरिया मेनिंजाइटिस आपके नोज में से जाके, गले से जाके ब्रेन तक इन्फेक्शन करेगा ना, तो इसमें तो ये कैप्सूल होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जब ब्लड में जाएगा ना, तो ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट, न्यूट्रोफिल वगैरह वगैरह बहुत कुछ है जो इसके खाने के लिए आएगा, पर इसको क्या करना है, उससे प्रोटेक्टेड होना है। और अगर कैप्सुलेटेड नहीं होगा तो वो तो इससे प्रोटेक्टेड नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो फिर इसको कैप्सुलेटेड होना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड नीसेरिया गोनोरी में क्या होता है, वो तो पेरिनियम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू आता है, वहां का म्यूकस तो बहुत ज्यादा पतला है, तो उसको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता जितना इस वाले में दिक्कत होता है। अगर ऐसे भी आपको लॉजिकली याद ना हो तो ऐसे याद रखना कि मेनिंजाइटिस एम ऐसे ड्रॉ करना है और ऐसे आपको
दोनों किडनी शेप का डी बनाना है और ऐसे राउंड बना देना है, तो मेनिंजाइटिस में कैप्सूल होगा, याद रहेगा। ठीक है, अभी मेनिंगोकोकाई आपको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ये पीडीएफ डाउनलोड करो और इस पीडीएफ को एज इट इज पढ़ो। कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पीडीएफ और पीवाईक्यू पढ़ लो, इनफ, आप ऑनर्स भी ला सकते हो माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या करना है, हमको जेरेन स्टेन करना है विच इज फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा इंडिया इंक प्रिपरेशन फॉर क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स कैप्सूल, क्योंकि ये एचआईवी पेशेंट में होता है, ये जनरल माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम लोग वेट माउंट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ट्रोफोजोइड्स ऑफ नेग्लेरिया फाउलेरी, ये पैरासाइटिक जो एक पैरासाइट होता है जो कि हमारे ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। ये नेग्लेरिया फाउलेरी बहुत ज्यादा फेटल होता है, नेजल कंटामिनेशन के थ्रू, वार्म वाटर के अंदर अगर आप स्विमिंग करोगे तो ये नाक से जाके ब्रेन तक जा सकता है, पर ये बहुत रेयर है। अभी तक इंडिया में सिर्फ 4 ही केसेस पाए गए हैं, पर ये फेटल होता है, इसके लिए एक लाइन ये याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन। इस सीक्वेंस में पढ़ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म का लैब डायग्नोसिस, पहले कलेक्शन करना सैंपल का, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना, उसके बाद शुरू करना ग्राम स्टेनिंग से, उसके बाद एंटीजन डिटेक्ट करना, उसके बाद एंटीबॉडी करके कुछ लिख देना, उसके बाद कल्चर एनालिसिस लिख देना। ठीक है, आपको ऐसे जाना है। तो एंटीजन डिटेक्शन कैसे करना है, वो जो हमने एक ट्यूब लिया था ना, 3 ट्यूब में, एक में बैक्टीरिया का बायोकेमिकल टेस्ट करना था हमको, एक में हमको बैक्टीरिया में ये सब माइक्रोस्कोपिकली उसका मॉर्फोलॉजी देखना था, और एक और जो ट्यूब था उसमें हमने क्या किया था, बताओ ट्यूब में हमने क्या किया था, बैक्टीरिया का तो नहीं, वैसे सीएसएफ का सेल काउंट चेक किया था। अब ये जो एंटीजन डिटेक्शन है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, वो जो हमने घुमाया उस ट्यूब को लेके, उस सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सीएसएफ जो सुपरनेटेंट है, यानी कि 2 पार्ट होता है। एक, जब आप टेस्ट ट्यूब को घुमाते हैं तो जो गाढ़ा वाला हिस्सा होता है वो नीचे रह जाता है, और जो लाइट वाला हिस्सा होता है वो ऊपर रह जाता है, जो सुपर। अब आगे ये देखो, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्चर। सीएसएफ इज इनक्लूडेड इन एनरिच्ड मीडिया। अब एनरिच्ड मीडिया कौन सा होता है, जो कि आपके जो सैंपल है उसके अंदर माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करे, उसे कहते हैं हम लोग एनरिच्ड मीडिया। कुछ ऐसा मटेरियल उसमें होना चाहिए जो कि उसे ग्रो करने में हेल्प करता है, जैसे कि ब्लड अगर और चॉकलेट अगर में होता है ब्लड, शीप ब्लड। अभी इन अगर में कौन से वाले में क्या होता है, ये मैं प्रैक्टिकल के जो वीडियोस आएंगे 2 उसमें डिस्कस करूंगी। अभी के लिए याद रख लो, एनरिच्ड मीडिया ब्लड अगर चॉकलेट अगर में ब्लड होता है जो कि बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देता है एंड ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, हो गया याद। चलो, अभी कल्चर ऑफ सीएसएफ इन ब्लड अगर हम लोग करें तो वैसे ही ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोक्कल विद लैंसुलेट शेप कौन सा वाला था, बताओ, स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनियम। और ग्राम पॉजिटिव चेन इन शॉर्ट कोक्काई, स्ट्रेप्टोकोक्कस एगैलेक्सी, ऐसे ऐसे करके कुछ था ना, शॉर्ट चेन में ऐसे गोल गोल करके ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलस वाला कौन सा था, लिस्टेरिया। कोकोबैसिलस यानी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि गोल गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, 12-13 करके होता है। ठीक है, अब ये कोकोबैसिलस लिस्टेरिया होता है। इसके साथ साथ आपको कुछ टेस्ट याद रखने पड़ेंगे, कैसे, हिमोलाइटिक एक्टिविटी आपको याद रखनी पड़ेगी, अल्फा हिमोलाइटिक कॉलोनी, बीटा हिमोलाइटिक कॉलोनी, बीटा हिमोलाइटिक कॉलोनी। पहला अल्फा, बाद वाले 2 बीटा बीटा होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुप बी है और इसमें लिस्टेरिया है, तो ये दोनों ही बीटा हिमोलाइटिक होंगे। अगर आपको हिमोलाइसिस का पार्ट कंफ्यूजन लगता है कि कौन सा वाला बैक्टीरिया कौन सा हिमोलाइसिस करेगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी के लिए ये याद रखो। और एक और होगा, आपको कॉलोनी के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा। ये जो स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी है, इसमें कैरोम शेप कॉलोनी होता है, और स्ट्रेप्टोकोक्कस एगैलेक्सिया में कौन सा कॉलोनी होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड नहीं किया, अगले लेक्चर में आपको मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा आपको लिस्टेरिया में भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अब हम आते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। तो आपको बायोकेमिकल टेस्ट में स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया में लिखना है कैटालेज नेगेटिव, ऑप्टोजिन सेंसिटिव। ये दोनों रट लो, ऐसे कुछ भी करो, लिख लो, कैटालेज नेगेटिव, ऑप्टोजिन सेंसिटिव, ये 2 होगा तो स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया ही होगा। दोबारा से बोल रही हूँ, मेरे साथ बोलो, कैटालेज नेगेटिव, ऑप्टोजिन सेंसिटिव। और अगर स्ट्रेप्टोकोक्कस एगैलेक्सिया होगा तो इसमें कैंप टेस्ट पॉजिटिव एंड बेसिट्रोसिन रेजिस्टेंट होगा, यानी कि ये टफ है। स्ट्रेप्टोकोक्कस एगैलेक्सिया कोई भी ये वाला जो टेस्ट है इसमें सेंसिटिव नहीं है, इसमें दोनों ही ये पॉजिटिव होता है। यानी कि क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव हुआ, और ये एक नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव हुआ, ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, और एक लिस्टेरिया में मैंने आपको बताया था, लिस्टेरिया का जो लेक्चर है उसमें मैं बताऊंगी कि लिस्टेरिया में एक टम्बलिंग मोटिलिटी शो करता है, जो कि 37 डिग्री पे नॉन मोटाइल होता है, 25 डिग्री पे मोटाइल होता है। क्यों होता है, क्योंकि 25 डिग्री यानी कि वो बाहर है, 37 डिग्री यानी कि हमारे शरीर के अंदर है। तो अगर शरीर के अंदर होगा तो उसे मोटिलिटी की जरूरत नहीं, वो वैसे भी वो हम पे अटैक कर चुका है। अगर ये था याद रखने वाला तरीका। अब लॉजिक क्या है, इसका जो फ्लैजेलर जीन है वो 25 डिग्री पे ही एक्टिवेट होता है, ताकि वो फ्लैजिल्ला फॉर्म कर सके, इसीलिए वो 25 डिग्री पे एक्टिव होता है। और लिस्टेरिया कैटालिस्ट पॉजिटिव है। अभी कैटालिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो आप मेरे शॉर्ट वीडियो से देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ग्रोथ इन चॉकलेट अगर शोइंग सैटेलाइटिज्म, मैंने आपको बताया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा चॉकलेट अगर में ग्रो करता है और सैटेलाइटिज्म शो करता है। ये सैटेलाइटिज्म क्या है, मैं जब स्टेप ऑडियंस पढ़ाऊंगी म्यूकोक्यूटेनियस सिस्टम में, तब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे बस याद रखना है। ब्लड कल्चर कैन आल्सो बी डन बाय ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर बॉटल्स, ये बैक्टिक है, इसका एग्जांपल आप सभी को पता है। ठीक है, अभी आगे देखो, फंगल कल्चर इज बाय इनोकुलेटिंग सीएसएफ ऑन एसडीए, यानी कि सेवरोइड्स डेक्स्ट्रोज अगर, यही होता है, इसे याद रख लो, ये फंगल कल्चर के लिए इसी को याद रखना है। अभी वायरल कल्चर बाय
सेल लाइंस क्या होते हैं इसके ऊपर मुझे डिटेल से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है इसलिए इन सभी को मैं छोटा छोटा करके बोल रही हूँ, डिटेल में नहीं बोल रही हूँ। तो चलो दोबारा से इसे रिवाइज करते हैं। कल्चर्स ऑफ सीएसएफ इन ब्लड, अगर मेरे साथ बोलो जल्दी से। ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई विद लैंसोलेट शेप, अल्फा हिमोलाइटिक कॉलोनी, कैरम शेप कॉलोनी, कैटालेज नेगेटिव, ऑप्टोजिन सेंसिटिव, कैटालेज नेगेटिव, ऑप्टोजिन सेंसिटिव यानी कि ऑप्टोजिन पॉजिटिव। तो क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ग्राम पॉजिटिव शॉर्ट चेन कॉकाई, बीटा हिमोलाइटिक, कैटालेज नेगेटिव, कैम्प टेस्ट पॉजिटिव, बैसिट्रसिन रेजिस्टेंस यानी कि नेगेटिव। तो क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी। अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में बहुत डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारा कुछ आपको ट्रिक से याद भी करवा दूंगी। अभी एक और होता है ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलस, बीटा हिमोलाइटिक एंड टम्बलिंग मोटिलिटी व्हिच इज मोटाइल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉन मोटाइल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और कैटालाइज पॉजिटिव होता है व्हिच इज लिस्टेरिया। हो गया यार। चलो अभी आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मेथड्स में, जिसमें कि आपको पीसीआर, देखो सारे बच्चे एग्जाम में धड़ल्ले से पीसीआर तो लिखेंगे, बट अगर आपने कौन कौन से बैक्टीरिया के लिए पीसीआर यूज होता है ये भी लिख दिया तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। तो आपको इसे कैसे याद रखना है, आपको ऐसे सिम करके याद रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, आई फॉर इन्फ्लुएंजा यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंड एम फॉर मेनिंगोकोकस। कैसे याद रखने हैं, सिम। चलो मैं इसको लिख ही देती हूँ तुम्हारे लिए। सिम ऐसे करके आपको ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पीसीआर फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन ट्यूबरक्युलर मेनिंगोकोकस, मेनिंगोकोकस नहीं होगा ये, सॉरी, इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। हाँ तो चलो अभी इसके बाद हमको पढ़ना है अवेलेबल वैक्सीन। अभी वैक्सीन का भी मुझे एक और अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक लेक्चर में इतना सब कुछ पढ़ाना इम्पॉसिबल है। तो पहले आपको देखना है न्यूमोकोक्कल वैक्सीन एक अवेलेबल होता है जो कि 23 वैलेंट भी होता है, 7 वैलेंट भी होता है। इतना याद रख लो, इनफ है। 23 एंड 7 ये दोनों न्यूमोकोक्कल वैक्सीन है। मेनिंगोकोक्कल मैंने आपको क्या कहा था, पेंटावैलेंट होता है विच इज मेन ACYW, 5 टाइप के स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, HIV यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बाइवैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन विच इज मेड फ्रॉम PRP कैप्सूल एंटीजन। ये याद रखना है, रखो मत रखना है मत रखो, बस नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट तो BCG वैक्सीन आल्सो हो सकता है। तो कितना आसान है, देखा, मेनिंजाइटिस हमारा खत्म हो गया। इसको आपको दोबारा से रिवर्स करके देखना है, मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। हमें इस लेक्चर को 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करवाना है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक और ऑर्गेनिजम्स है क्लेप्सिला। क्लेप्सिला क्या करता है, क्लेप्सिला न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। दीदी आपने तो अभी बोला था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस होता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी यानी कि ए गैलेक्सी। हाँ होता है, और कुछ ये पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करता है। कुछ पॉपुलेशन में क्लेप्सिला ज्यादा करता है, कुछ पॉपुलेशन में स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी करता है, क्योंकि कुछ लेडीज में मैंने बताया था नियोनेट्स में जो माँ का जो वजाइनल कैनाल होता है उसमें से बैक्टीरिया बेबी को अटैक करता है। तो कुछ मदर्स के वजाइना में नॉर्मल कमेंशियल की तरह क्लेप्सिला प्रेजेंट होता है, कुछ जो माँ होती है उनके वजाइना में जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी होता है वो नॉर्मल कमेंशियल की तरह प्रेजेंट होता है। तो दीदी आप बताइए, समझ तो आ गया, पर MCQ में अगर क्वेश्चन आया तो कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है, आपको क्लेप्सिला नहीं स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी को ही क्लिक करना है अगर MCQ में क्वेश्चन आया तो, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्सी थोड़ा ज्यादा कॉमन होता है। याद रहेगा, कंफ्यूजन क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमको पढ़ना है टीटेनस। चलो ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। पहले बात, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। अब इसका प्रेजेंटिंग फीचर्स हम लोग पढ़ लेते हैं, विच इज टोनिक-क्लोनिक कन्वेंशन, हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, ओपिस्टोटोनस। ओपिस्टोटोनस यानी कि ऐसे इंसान ऐसे मुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि मसल सारे स्पैज्म की वजह से ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। अभी टिटेनस इज अ टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज एंड प्रोड्यूस्ड बाय टिटेनोस्पैज्मिन। क्यों, मसल का स्पैज्म होता है, तो टिटेनोलाइसिन एंड टिटेनोस्पैज्मिन में कौन सा होगा, जो स्पैज्म वाला नाम है, टिटेनोस्पैज्मिन। अभी देखो इम्यूनोपैथोजेनेसिस समझते हैं। ये वाला जो इम्यूनोपैथोजेनेसिस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछते हैं। ये टिटेनस मेनली आपके म्यूकोकिस्टेनियस सिस्टम का ही पार्ट है, पर मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है, ठीक है। वहां पे दोबारा से रिवाइज करेंगे, 2 बार याद हो जाएगा। देखो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी 2 टाइप का एक्सोटॉक्सिन फॉर्म करता है। एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन में डिफरेंस क्या है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर है, उसे देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखो टिटेनोलाइसिन एक होता है, एक होता है टिटेनोस्पैज्मिन। टिटेनोलाइसिन में क्या है, ओ इसके बाद एल है ना, तो ये दोनों ही जो टॉक्सिन है ये हीट लेवल है, यानी कि हीट से ये लोग इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए तो टिटेनस का वैक्सीन बनाना पॉसिबल है, अगर नहीं हो पाते तो कैसे हम इनएक्टिवेट करके वैक्सीन बनाते। पर ये जो OL है, OS है, एक इनमें से टॉक्सिन है जो कि ऑक्सीजन लेवाइल होता है, एक होता है ऑक्सीजन स्टेबल होता है। तो ये जो O2 लेवाइल वाला है ये है टिटेनोलाइसिन, पर ये जो ऑक्सीजन स्टेबल वाला है ये है टिटेनोस्पैज्मिन। OL ऑक्सीजन लेवाइल, OS ऑक्सीजन स्टेबल, नाम में ही है, कितना आसान है। इसीलिए तो एक्सीडेंट के दौरान तो एनारोबिक तो एटमॉस्फेयर नहीं ऐसे हो जाता ना, इसीलिए टिटेनस का ऑर्गेनिज्म अंदर जाके डिजीज करता है। देखो अभी टिटेनोस्पैज्मिन जो है वो अल्फा मोटर न्यूरॉन को जाके बाइंड करता है। अल्फा मोटर न्यूरॉन यानी कि दीदी ये एनाटॉमी का कांसेप्ट है, अगर आपको नहीं पता कमेंट कर दीजिए, वीडियो बना दूंगी। कोई सा भी दिक्कत हो कमेंट कर दो, उस टॉपिक में मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है, पर डाउट लेके बैठे मत रहना। नर्व मसल जंक्शन में एक टाइप का अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है, उसमें जाके ये अटैच हो जाता है। उसके बाद
ये जो टॉक्सिन होता है ना, ये नर्व टर्मिनल, ये एक नर्व है जिसका ये सारे डेंड्राइट्स है, उसके बाद आके ऐसे नर्व टर्मिनल बनता है ना, तो इस जो नर्व टर्मिनल है यहाँ पे टॉक्सिन इंटरनलाइज हो जाता है। अभी ये जो टॉक्सिन है ये नर्व टर्मिनल में, हाँ आप इसे को ऊपर जाना है यानी कि ब्रेन तक जाना है, अब इसे एक्सॉन से डेंड्रॉन की तरफ ऊपर जाना है, तो ये क्या करेगा, रेट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट करता है। फैंसी नाम है कि उल्टी तरफ एक्सॉन के थ्रू इसे जाना है, ठीक है। अभी देखो ये जो टॉक्सिन है ये क्या करता है, प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स यानी कि रेनशॉ करके एक सेल होता है जो कि साइनेप्स के पहले यानी कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का जो गैप होता है ना, ये तो साइनेप्स है, ये जो प्री न्यूरॉन है यहाँ का जो इनहिबिटरी जो न्यूरॉन होता है रेनशॉ सेल करके, यहाँ पे आके ये अटक जाता है विच इज इन द वेंट्रल ग्रे कॉलम। ये नाम थोड़े से आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करोगे याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आके अगर वो अटैक करेगा तो इनहिबिशन इज लॉस्ट, तो क्या होगा देखो, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ड्यूरेशन इंटेंसिटी ऑफ मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज। अभी मैं इस हाथ को ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हूँ और इसको मैंने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि मेरा इनहिबिटरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ और एक्साइटेटरी न्यूरॉन इनएक्टिवेटेड हुआ। पर अगर मेरा इनहिबिटरी न्यूरॉन एक्टिवेट ना ही हो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मेरा एक्साइटेटरी कंप्लीटली ऐसे एक्टिवेट रहेगा ना, तो ऐसे मसल का स्पैज्म होता रहता है, यही तो है टिटेनस, मसल स्पैज्म। अभी देखो और एक काम करता है, ये जो टॉक्सिन है जो कि इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन स्टेम में जाता है, जो कि एब्सेंस ऑफ इनहिबिटरी पाथवेज टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, अब अल्फा मोटर न्यूरॉन को भी ये जाके रोक देता है। अल्फा मोटर न्यूरॉन यानी कि जिसमें पहली बार इसने अटैक किया था, विच इज अल्फा मोटर न्यूरॉन्स है नर्व मसल जंक्शन, याद हो गया। अब ये जाके ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है इसको ऐसे प्रिवेंट करता है कि स्पैस्टिक पैरालिसिस या फिर मसल स्पैज्म होता है, और इसके साथ हाइपरफ्लेक्सिया होता है। स्पैस्टिक पैरालिसिस तो मैंने आपको बोला ही। अब अगर ये मसल स्पैज्म लैरिंजियल मसल्स में भी होगा तो डेथ होगा, जैसे कि टिटेनस पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ होती है। पैथोजेनेसिस समझ आ गया, ये आप लोग अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा से देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट में बोलिए, मैं दोबारा से डिटेल में एक अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अभी लैब डायग्नोसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। स्पेसिमेन मैंने क्या बोला था, लैब डायग्नोसिस में पेशेंट आएगा, आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, एग्जामिनेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देनी है। तो पहले हम लोग स्पेसिमेन क्या लेंगे, नेक्रोटिक डेप्थ ऑफ वुंड, एक्सीडेंट के बाद हुआ है तो वुंड से हम लोगों को थोड़ा सा सैंपल लेना पड़ेगा। अब इसको हमें ग्राम स्टेनिंग करना है, अगर ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैसिला यानी कि ऐसे लंबे लंबे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपको दिखेंगे ब्लू ब्लू कलर के, जिनके टर्मिनल पार्ट में ऐसे राउंड करके स्पोर्स होंगे। तो कैसा दिखा ये एक ड्रम स्टिक का अपीयरेंस हो, आपने कभी ड्रम बजाया हो तो आपको पता होगा ये जो ड्रम होता है वो ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा वाला नहीं, ऐसे ओवल शेप नहीं। ये हो गया टेनिस रैकेट अपीयरेंस, ये हो गया ड्रम स्टिक अपीयरेंस। अभी ड्रम स्टिक अपीयरेंस दिखता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी में और क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनोमॉर्फम में। ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी में ड्रम स्टिक अपीयरेंस दिखता है क्योंकि ये जो सर्कल होता है ये सबसे ज्यादा टेंस स्ट्रक्चर होता है ज्योमेट्री में, और टिटेनी यानी कि टेंशन, ठीक है। चलो अभी कल्चर में क्या करना है, 3 कल्चर आपको याद रखने हैं। नंबर 1 पे है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, ये तो सबको याद रहता है क्योंकि हमारे ऑस्प्री में भी आता है। अभी इसमें क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी अगर प्रोटियोलाइटिक हो, देखो 2 टाइप के क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी होते हैं, एक प्रोटियोलाइटिक एक सैकरोलाइटिक। अगर प्रोटियोलाइटिक हो तो ये मीट पार्टिकल्स को ब्लैक बना देता है, टर्बिड बना देता है और फाउल ऑर्डर बना देता है। और अगर सैकरोलाइटिक हो, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ तुम्हारे लिए भी होमवर्क है, सैकरोलाइटिक पिंक कलर का मीट पार्टिकल्स को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। और क्या करता है ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। और इसके अलावा ये ब्लड अगर में स्वार्मिंग ग्रोथ दिखाता है पॉलीमिक्सिन बी के साथ। अब स्वार्मिंग ग्रोथ का ट्रिक मैंने क्या बताया था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता। अगर नहीं देखा है तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियल मोटिलिटी का लेक्चर पढ़ लो, वहां पे मैंने कुछ ऐसे कुछ ऐसे करके बताया था, पीसीबी करके। क्या ट्रिक था, अगर याद है तो लिख दो। एक और होता है एनारोबिक ब्लड अगर विच कैन आल्सो बी यूज्ड, ये एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग करते हैं टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट विच इज इन विट्रो हेमोलाइसिस इनहिबिशन टेस्ट विच कैन डिटेक्ट रिटेनोलाइसिन, एंड इन विवो माउस इनोकुलेशन टेस्ट विच कैन डिटेक्ट टिटेनोस्प्लाज्म। मैंने कहा था 2 टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं, तो एक टॉक्सिन को इन विट्रो हेमोलाइसिस टेस्ट इनहिबिशन टेस्ट के द्वारा हम लोग जांच करते हैं, और एक टॉक्सिन को इन विवो माउस इनोकुलेशन टेस्ट के द्वारा जांच करते हैं। अभी एनिमल क्रूएल्टी के कारण ये टेस्ट बंद हो गया है, पर पहले होता था, थ्योरी से है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसके आगे हमको पढ़ना है प्रिवेंशन विच इज बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसको आपको याद रखना है, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉक्टर। इसे ट्रिक से याद मत करो, 2 दिन बाद डॉक्टर बनने वाले हो, इसको तुमको वैसे भी याद रखना है। मैं जितना आसानी से हो सकता है आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो पहला तो एक होता है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन और एक होता है एडल्ट का इम्यूनाइजेशन। बच्चों के लिए 7 डोजेज होते हैं और बड़ों के लिए 4 डोजेज होते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना है। ऐसे याद रखो कि चिल्ड्रन में 8 अल्फाबेट्स है तो -1 कर दो, 7 डोजेज। एडल्ट में 5 अल्फाबेट्स है, 1 माइनस कर दो तो 4 डोजेज हो गया। टीडी का 7 डोज 4 डोज। अभी 3 डोज, पहले के 3 डोज 7 डोजेज में आपको बच्चे को देना पड़ता है 6, 10, 14 वीक ऑफ बर्थ। यही सेम सीक्वेंस बहुत सारे वैक्सीन में वैलिड है, तो आप इस वाले में रख लीजिए, बाद वाला आपको अपने आप याद होगा। तो 3 डोजेज ऑफ जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसको आपको 6, 10, 14 वीक पे देना है। 2 बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी यानी कि डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस का वैक्सीन आपको देना है 16 से 24 मंथ के बीच में, और एक 5 साल की उम्र में। 2 एडिशनल डोजेज ऑफ टीडी दिया जाता है 10 साल या फिर 16 साल के अंदर। ये वाला पार्ट पढ़ना है, रटना है, लिख लिख के पढ़ोगे, ऐसे चिपका के रख लो रूम में, ऐसे ही याद होगा। इसे ट्रिक से याद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन के अलग अलग डोज होते हैं। एक और है
एडल्ट वाला, जिनमें 4 डोजेस होते हैं। 2 डोज आपको टीडी के देने पड़ेंगे 1 मंथ के इंटरवल में, और 2 बूस्टर डोज देने पड़ेंगे 1 साल और फिर 6 साल बाद। यानी कि अगर आज मैं 20 साल की हूं और मैंने एक टिटेनस का बूस्टर डोज लिया, तो उसके बाद मैं 6 साल बाद दोबारा से एक बूस्टर डोज लूंगी। ठीक है, अभी देखो, टिटेनस टॉक्सॉइड इज यूज्ड फॉर एक्टिव इम्यूनिटी। इसके 4 टाइप्स के टॉक्सॉइड होते हैं। एक होता है मोनोवैलेंट टीटी, एक होता है डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस वैक्सीन, एक होता है टिटेनस टॉक्सॉइड एंड एडल्ट डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, डिप्थेरिया टिटेनस दोनों से प्रोटेक्ट करता है, और एक होता है पेंटावैलेंट वैक्सीन, जो कौन सा दिया जाता है मैंने आपको एनालिसिस कर दिया। अभी हाँ, अभी ये टिटेनस दिया कहाँ जाता है, ये इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है एडल्ट्स में डेल्टॉइड में, ये तो आपको पता होगा, और बच्चों में दिया जाता है एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में दिया जाता है बच्चों में। प्रोटेक्टिव टाइटर याद रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.01 यूनिट पर ml दिया जाता है। ठीक है, अभी प्रिवेंशन आफ्टर इंजुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वालों के लिए। देखो, इसमें पहले कैटेगरी समझते हैं, कैटेगरी A B C D। ए यानी कि टीडी का जो कंप्लीट कोर्स है, टीडी का कंप्लीट कोर्स यानी कि ये 2 डोज ऑफ टीडी एट 1 मंथ इंटरवल एंड 2 बूस्टर डोजेस एट 1 ईयर 6 ईयर एडल्ट्स में। टीडी का कंप्लीट कोर्स अगर किसी ने 5 साल के अंदर किया है तो। कैटेगरी बी मतलब 5 से 10 साल के अंदर टीडी का कंप्लीट डोज किया है तो। कैटेगरी सी मतलब 10 साल से ऊपर के ड्यूरेशन में अगर किसी ने, मतलब 10 साल पहले अगर किसी ने टीडी का कंप्लीट डोज किया है तो। और डी मतलब अगर किसी ने टीडी का डोज नहीं लिया है या फिर आपको, आपके पेशेंट को पता नहीं है कि उसने लास्ट डोज कब लिया है तो। हमें अभी क्या करना है, सिंपल वुंड और कॉम्प्लेक्स वुंड के बेसिस पे अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर सिंपली आपको कोई सर्जिकल कट लग जाए या छोटा सा कट लग जाए तो उसे हम लोग कहेंगे सिंपल वुंड, क्लीन वुंड। और अगर कॉम्प्लेक्स वुंड हो यानी कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा कट है, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स वुंड। अगर कैटेगरी ए यानी कि जिन लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर टीडी का कंप्लीट डोज लिया है, उनके हिसाब अगर उनका कोई एक्सीडेंट होता है, सिंपल वुंड कॉम्प्लेक्स वुंड दोनों में ही कोई टिटेनस का इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी बी यानी कि जिन लोगों ने 5 से 10 साल के बीच में टीडी का कंप्लीट डोज लिया है, उनके लिए अगर कोई सर्जिकल इन्फेक्शन होता है, सर्जिकल इन्फेक्शन सॉरी, अगर कोई सर्जिकल कट लगता है, छोटा सा कट है या फिर कोई बड़ा सा कट है, इन दोनों में ही आपको टीडी का एक एक डोज देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कैटेगरी सी यानी कि जिन लोगों ने 10 साल पहले टीडी का कंप्लीट डोज किया है, अगर उनके सिंपल डोज हो तो टीडी का 1 डोज, और कॉम्प्लेक्स वुंड हो तो टीडी का 1 डोज, और पैसिव इम्यूनिटी यानी कि टॉक्सॉइड। और इसके अलावा डी यानी कि अगर स्टेटस अननोन हो या फिर टीडी का डोज नहीं लिया हो तो टीडी का कंप्लीट डोज आपको करवाना पड़ेगा सिंपल वुंड के बाद या फिर कॉम्प्लेक्स वुंड के बाद। टीडी का कंप्लीट डोज एंड पैसिव इम्यूनिटी यानी कि टॉक्सॉइड देना पड़ेगा। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब पहला देखो, जब कोई पेशेंट आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, सपोज कि वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका पीरियड्स मिस हुआ है, वो आपके पास आई है, तो आपको पहले दिन से 2 चीजें माइंड में रख लो, एक फॉलिक एसिड टैबलेट देना है और एक टिटेनस का इंजेक्शन जरूर से देना है। टिटेनस का पहला डोज जरूर से देना है। अब दीदी क्वेश्चन आता है कि अगर वो उसने लास्ट के 5 साल के अंदर ऐसा कोई टिटेनस का इंजेक्शन पूरा टीडी कंप्लीट किया है तो आपको क्या करना है, तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मैंने उन सभी लेडीज के लिए बोला है जिनका स्टेटस अननोन है। ठीक है, तो टीटी का पहला डोज देना है फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे, एज अर्ली एज पॉसिबल, हो सके तो उसी दिन दे देना। कहां पे देना है, डेल्टॉइड में, याद रहेगा। और बच्चों में कहा देना एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। और टीटी का सेकंड डोज आपको देना है टीटी के 1 डोज देने के 1 महीने यानी कि 4 हफ्ते बाद, और उसके बाद आपको एक और टीटी का डोज देना है विच इज बूस्टर डोज, जबकि और आपको टिटेनस का एक और आपको डोज देना पड़ेगा उन सारी लेडीज को जिन्होंने 2 टीटी डोज प्रेगनेंसी के विद इन 3 इयर्स में नहीं लिए हैं। तो अगर ये उनका पहला प्रेगनेंसी है तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई लेडी आपके पास पहली बार प्रेग्नेंट होकर आती है तो आप ये दोनों डोज देंगे, और अगर कोई लेडी सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट होकर आती है और पिछले 3 सालों में उन्होंने ये दोनों जो टिटेनस के इंजेक्शन है वो लिए हैं, तो आप उन्हें एक और बूस्टर डोज देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सीजर। सी सेक्शन के लिए हमें माँ को और बच्चे को प्रिपेयर करना है। याद रहेगा, अगर 3 साल के अंदर ये दोनों जो टिटेनस के वैक्सीन है अगर उन्होंने लिए हैं तो आपको एक और बूस्टर डोज देने पड़ेंगे 3 साल के अंदर। और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, पहला प्रेगनेंसी है, तो आप ये दोनों दे सकते हैं 1 महीने के गैप में, TT1 एंड TT2 1 महीने या फिर 4 वीक्स के गैप में। पहला वाला देना है एज अर्ली एज पॉसिबल और सेकंड वाला देना है 1 महीने के गैप में। तो चलो, आज का लेक्चर इतना ही था। इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखो, 2-3 बार देखोगे। आई नो ये वाला जो वैक्सीन वाला पार्ट है थोड़ा मुश्किल है, पर आप बार बार देखोगे, याद रहेगा। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आई रिपीट, इससे क्वेश्चन आते हैं और ये आपके क्लिनिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 दिन बाद डॉक्टर बनोगे, ये बहुत 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 काम आएगा। इसको याद करना ही है, इसलिए मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताया है, क्योंकि डॉक्टर बनोगे तो इसे तो याद करना ही है। ठीक है, तो फिर चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कोई शिकायत हो, कुछ चीज बुरी लगी हो तो भी मुझे आप वो बता सकते हैं। मैं सजेशंस के लिए हमेशा ओपन रहती हूँ। आप पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, और अगर इस लेक्चर का किसी को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे वहां पे ज्वाइन करके आप ये नोट्स एक्सेस कर सकते हो। इसी को पढ़ना है, ये और PYQ कर लिए तो माइक्रो में ऑनर्स भी आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।